हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कक्षा मर यानी कि डेफिनेट सक्सेस की पाठशाला की जो कक्षा लग रही है उसमें आप सभी का बहुत स्वागत है। आज की जो कक्षा है यानी कि वो लग रही है क्लास 12 के हिंदी कोर के स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि हिंदी की आधार सिलेबस के लिए। इस बार हमारी जो बुक चलती है आरोह भाग 2, उसके काव्य खंड को हम कंप्लीट करा चुके हैं, आ चुके हैं गद्य खंड पे। और गद्य खंड का जो हम आज अध्याय कराने वाले हैं वो तीसरा अध्याय है। पहला अध्याय भक्तिन था, दूसरा आपका बाजार दर्शन और तीसरा है काले मेघा पानी दे। तो आज हम इस अध्याय के साथ करने क्या वाले हैं, इस अध्याय को अभी तक हम अच्छी से समझ चुके हैं, सब कुछ है। आज हम इस अध्याय के करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। हम सभी को पता है कि हमारा जो बोर्ड एग्जाम का पेपर आता है उसमें जो फर्स्ट सेक्शन हमारा होता है खंड आ, वो पूरी तरीके से बहुविकल्पीय बेस्ड होता है, जिसमें आपके पास में आपकी तीनों ही पुस्तक से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा अपठित गद्यांश और पद्यांश भी रहते हैं। तो इसलिए हम हर एक चैप्टर के आपके लिए एमसीक्यूज लेकर आ रहे हैं ताकि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के इस सेशन का, यानी कि अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्नों को करने के लिए। ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी भी चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रेडी कर रहे हों, आप लेखक परिचय, पाठ परिचय, पाठ, उनके अर्थ, शब्दार्थ जो नीचे दिए रहते हैं, इन सभी को अच्छे से पढ़िएगा बुक से। उसके बाद ही आप एमसीक्यू के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे। दूसरी चीज़, जब भी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें क्वेश्चन के साथ ही आपको 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं, उन चारों ऑप्शंस को आपको पढ़ना है। आपको आंसर चाहे लाख जितना भी पता हो, लेकिन आपको वहाँ पर जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं काले मेघा पानी दे, जिसे लिखा है धर्मवीर भारती ने, जो एक संस्मरण के तौर पर हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि धर्मवीर भारती के बचपन में घटित एक घटना को ही यहाँ पर उन्होंने लिखा है, जहाँ पर विज्ञान और अंधविश्वास के बीच के तर्क को सामने रखा गया है। तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। पार्ट हम पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन आंसर्स कर चुके हैं। तो अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के उसमें हम अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड बेस्ड हैं उनको शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, धर्मवीर भारती जी के कौन से उपन्यास पर हिंदी फिल्म बनाई गई है? तो अगर आप फिल्मों के अच्छे शौकीन हैं तो आप इस चीज़ को जान जाएंगे। कौन सा ऐसा उपन्यास है जिन पर बना? धर्मवीर भारती बहुत ही अच्छे पटकथा लेखन में भी रहे हैं। तो कौन सा उपन्यास है? गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, ठेले पर हिमालय, बंद गली का आखिरी मकान। तो वो जो उपन्यास है वो है आपका सूरज का 7वां घोड़ा। इस उपन्यास पर फिल्म बनाई गई है। प्रश्न संख्या 2 है, धर्मवीर भारती जी का कौन सा उपन्यास सर्वाधिक लोकप्रिय रहा, यानी कि जो सबसे ज़्यादा पसंद किया गया पब्लिक द्वारा और सबसे ज़्यादा जिसकी प्रतियां बिकी, बहुत ज़्यादा लोगों में जो है वो फेमस रहा और लोग उसके प्रति आकर्षित भी हुए। तो कौन सा है? सूरज का 7वां घोड़ा, अंधा युग, गुनाहों का देवता या ठेले पर हिमालय। तो वो जो उपन्यास है वो है आपका गुनाहों का देवता। ये उपन्यास मैंने खुद ने भी पढ़ा है, बहुत साल पहले पढ़ा है, लेकिन मैंने पढ़ा है, काफ़ी लोकप्रिय उपन्यास है। प्रश्न संख्या 3 है, हर क्षेत्र में मांगें बड़ी बड़ी हैं पर किस चीज़ का कहीं नामो निशान नहीं है। यानी कि आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, हर कोई हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमें ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, हमको ये कर देते, ये किया जा सकता था। इस तरह के हर क्षेत्र में कहीं ना कोई सवाल उठता है। तो क्या चीज़ है जहाँ हम मांग तो रहे हैं लेकिन किसी चीज़ को हम करने के लिए तैयार नहीं हैं? वो क्या है? त्याग, अहमियत, समय या सत्य? तो जिसका नामो निशान नहीं है वो है त्याग। क्योंकि त्याग अगर हम करते हैं तो एक पहली बात तो हम अपने आप को संयमित करते हैं। हर चीज़ हमें पानी नहीं है, कुछ चीज़ें हमें देने की भी आदत डालनी है। तो पाने की तो हम हर चीज़ इच्छा रखते हैं, लेकिन त्याग करने की इच्छा हमारे अंदर नहीं होती है। ये बात इस पूरी कहानी में जीजी के द्वारा कही गई है।
जीजी का कोई पूजा विधान, कोई त्योहार अनुष्ठान किसके बिना पूरा नहीं होता था। कौन था जो जीजी, कोई भी तीज त्योहार हो, कोई भी पूजा पाठ कराया जा रहा, कुछ भी कराया जा रहा, उसमें जीजी की क्या, कौन ऐसा था जिसके बगैर वो पूरा नहीं होता था। तो वो थे लेखक। जीजी लेखक को बहुत प्यार करती थी अपने बेटे की तरह, और जितने भी शुभ कार्य होते, अच्छी चीज़ें होती, वो सभी लेखक के द्वारा ही वो संपन्न कराया करती थी। तो यहाँ पर सही क्या है, वो है लेखक। पृष्ठ संख्या 5 है, काले मेघा पानी दे संस्मरण लेखक के जीवन की किस अवस्था से संबंधित है। यानी कि ये जो कहानी, ये संस्मरण हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, तो वो किस समय के, क्योंकि लेखक के जीवन की ही कहानी का एक हिस्सा है जो यहाँ पर रखा गया है। तो जब ये घटना घट रही थी, उस समय हमारे लेखक किस अवस्था में थे। अवस्था कौन सी, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, बुढ़ापा, या इनमें से कोई नहीं। तो वो कौन सी अवस्था में थे। उस समय वो कुमार सुधार सभा के उपमंत्री भी थे, तो जाहिर सी बात क्या हुआ, वो थे किशोरा अवस्था में। प्रश्न संख्या 6 है, गांव में वर्षा करवाने का अंतिम उपाय क्या था। अब हम सभी को पता है कि आषाढ़ के महीने के 15 दिन बीत चुके थे, लेकिन बारिश नहीं हुई थी। अब आषाढ़ महीने लगते ही बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन 15 दिन बीतने के बाद भी बारिश नहीं हुई थी। एकदम प्रचंड गर्मी थी, खेतों की मिट्टी पत्थर हो गई थी, जितने जानवर, मनुष्य सभी गर्मी से बेहाल, प्यास से तड़प रहे थे। तो अब वर्षा नहीं हुई, तो इसके लिए क्या उपाय सोचा गया। जो आखिरी उपाय था, वो उपाय क्या था, पूजा पाठ, इंद्रसेना, हवन, या इनमें से कोई नहीं। तो वो आखिरी उपाय था इंद्रसेना, जिसमें जो है कुछ लड़के जो कम से कम नहीं तो 4-5 साल से लेकर 10-11 साल के बच्चे रहते थे, जो नंग धड़ंग होकर गुजरते थे और हर घर के सामने जाकर पानी मांगा करते थे। ठीक है, काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, ऐसे करते थे ना। तो ये गाना गाते थे, और जो भी उनके घर में बचा पानी होता था वो सभी लोग इस इंद्र सेना पर डाल देते थे। तो ये मानना था कि ये इंद्र भगवान की सेना है जो सभी से पानी एकत्र करेगी, और तब इससे इंद्र भगवान प्रसन्न होंगे और बारिश होगी। तो ये सेना निकलती थी पानी को एकत्र करने के लिए। तो सही क्या है, अंतिम उपाय था इंद्र सेना का निकलना। प्रश्न संख्या 7 है, काले मेघा पानी दे में लेखक ने किस भाषा का प्रयोग किया है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक चीज़ बताई थी, हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई पाठ तैयार कर रहे हैं, उसमें लेखक परिचय और पाठ परिचय आपको साथ साथ पढ़ना है। तो ये जो हमारे पास अब प्रश्न आया है, ये कहाँ से है, ये हमारे पाठ परिचय से लिया गया है। किस तरह की भाषा का प्रयोग किया है, साहित्यिक ब्रज भाषा का, सामान्य बोलचाल की ब्रज भाषा का, साहित्यिक हिंदी का, या उर्दू प्रधान हिंदी भाषा का। तो हमारे लेखक में इसमें मोस्टली जो भाषा का इस्तेमाल किया है वो है साहित्यिक हिंदी भाषा का। जो मोस्टली हम लोग साहित्य लेखन के समय जिस हिंदी का इस्तेमाल करते हैं, उस तरह की हिंदी ही इसमें इस्तेमाल की गई है। प्रश्न संख्या 8 है, जीजी लेखक के हाथों पूजा अनुष्ठान क्यों कराती थी। क्या कारण था कि जीजी लेखक के हाथों ही कराना चाहती थी, अपने कल्याण के लिए, लेखक के कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए, या परिवार कल्याण के लिए। जीजी लेखक को बहुत प्यार करती थी। अब हम जिससे प्यार करते हैं, हम हमेशा उसका कल्याण या अच्छा ही करना चाहते हैं। तो इस कंडीशन में जो भी अच्छे काम होती हैं, अच्छी चीज़ें होती हैं, हम उसी व्यक्ति को देते हैं जिसको हम पसंद करते हैं, ताकि उसका भला हो, उसका अच्छा हो। तो यहाँ पर जीजी लेखक के हाथों पूजा अनुष्ठान खुद लेखक के कल्याण के लिए करती थी, क्योंकि वो उनसे प्यार करती थी। अगर ये सारा काम है ये खुद करेगा तो इसका सारा फल भी इन्हीं को लगेगा, इसलिए वो कराती थी। प्रश्न संख्या 9 है, लंगोटधारी युवक किसकी जय बोलते थे। अब ये लंगोटधारी युवक कौन थे, जो इंद्र सेना में जो बच्चे निकलते थे ना, वो पूरे नंग धड़ंग होते थे, खाली अपने लोअर पोर्शन को ढकने के लिए वो लंगोट पहना करते थे, इसलिए उन बच्चों को क्या बोला गया, लंगोटधारी युवक। तो वो किस चीज़ की जय बोलते थे, इंद्र देवता की, गंगा मैया की, भगवान की, या बादलों की। तो वो जय बोलते थे गंगा मैया की। किसकी जय बोला करते थे, गंगा मैया की जय आकर बोलते थे। गुणधानी से क्या अभिप्राय है। अब यहाँ पर एक शब्द लिया गया है गुणधानी, इसका तात्पर्य क्या होता है।
अनाज, पानी, गुड़ और चने से बना लड्डू या धन संपत्ति। तो यहाँ पर गुड़ और चने से बना लड्डू। अब क्या था ना, जब ये लोग द्वारे पहुँचते थे तो क्या बोलते थे, काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे। तो यहाँ कहने का तात्पर्य कि जब आप पानी दोगे तो गन्ना भी उगेगा और चना भी उगेगा, फिर उनको हम काट कर क्या बनाएंगे, गुड़धानी। अर्थात आप पानी दोगे तभी हमको गुड़धानी मिलेगी। तो पानी भी दो और गुड़धानी भी दो, ऐसे बोला जाता था। तो यहाँ पर गुड़धानी का तात्पर्य है गुड़ और चने से बना हुआ लड्डू। प्रश्न संख्या 11 है, भारतवासी अंग्रेजों से किस मान्यता के कारण पिछड़ गए। अब यहाँ पर बताया गया है कौन सी ऐसी मान्यता है जिसके कारण भारतवासी अंग्रेजों से पिछड़ गए। अंधविश्वास, ध्यान, दर्शन, भक्ति। तो जो लेखक ने इस बात में मेंशन किया है वो है अंधविश्वास। अंधविश्वास के कारण भारतवासी अंग्रेजों से पिछड़ गए, क्योंकि अंग्रेजों ने देखा कि हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ों को लेकर अंधविश्वास व्याप्त है, जिसका उन्होंने फ़ायदा उठाया और उसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। तो अगर हमारे अंदर शायद ये अंधविश्वास नहीं होता तो वो बहुत पहले ही यहाँ से भगा दिए गए होते। तो सही क्या है, अंधविश्वास के कारण हम उनसे बहुत ही ज़्यादा पिछड़ते हुए चले गए थे। प्रश्न संख्या 12 है, देख बिना त्याग के दान नहीं होता कहते हुए दीदी ने लेखक के मुंह में क्या डाला था। अब क्या हुआ कि जीजी ने जो है वो इंद्रसेना पर पानी डालने के लिए लेखक को बोला। अब लेखक का जो दिमाग चल रहा था, उन्हें लग रहा था ये पानी कितना कीमती है, इसे हम इंद्रसेना पर डालकर क्यों वेस्ट करें। तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे। अब इस बात में जो है जीजी भी गुस्सा हो जाती हैं और लेखक भी गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन जीजी चूंकि लेखक को बहुत प्यार करती होती हैं, तो बाद में इस पानी डालने की जो परंपरा है, जिसे लेखक हमारे अंधविश्वास समझ रहे थे, उसके बारे में समझाते हुए लेखक जो दीदी हैं वो लेखक को समझा रही हैं कि हमें जो चीज़ कीमती है हमें उसका दान करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। तो इस समय हमारे लिए सबसे कीमती पानी है, तो जब हम इसका त्याग करेंगे तो ईश्वर इससे हमें 1000 गुना ज़्यादा वो चीज़ देंगे। ये समझाते समझाते उन्होंने लेखक के मुंह में एक मठरी जो है वो डाल दी। तो क्या है, लड्डू, मठरी, हलवा या चॉकलेट, तो क्या डाल दिया था, वो था आपका मठरी डाल दी थी। अब आ जाते हैं हम प्रश्न संख्या 13 पे। जेठ महीने का सबसे गर्म समय किस नाम से पुकारा जाता है। ज्येष्ठ मास जो महीना होता है वो सबसे साल का सबसे गर्म महीना होता है, यानी कि जिसे आप मई मंथ मान सकते हैं, मई महीना। मई या जून का जो स्टार्टिंग के 15 डेज होते हैं उन्हें आप बोल सकते हो। तो इसमें एक टाइम पीरियड होता है जो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है मई में, ज्येष्ठ मास में। वो 10 दिन का पीरियड होता है जिसको बोला जाता है 10 तपा। क्या बोलते हैं उसको, 10 तपा बोला जाता है। उस दौरान सबसे ज़्यादा भयंकर गर्मी होती है। प्रश्न संख्या 14 है, काले मेघा पानी दे में किसके द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया गया है। अब इसमें किन दो चीज़ों के बीच द्वंद्व हो रहा है। एक तो अंधविश्वास था, जो प्रचलित मान्यताएं थी उनको लेकर था। दूसरी क्या चीज़ थी, प्रचलित विश्वास और विज्ञान, विज्ञान और मनोवृत्ति, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान, लेखा जोखा और विश्वास। तो दो जो चीज़ें थी जिनके बीच इस पूरे पाठ में द्वंद्व हुआ है वो है प्रचलित विश्वास और विज्ञान। इन दोनों के बीच प्रॉपर द्वंद्व होते हुए देखा गया है। प्रश्न संख्या 15 है, जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे। ये कथन किसका था। यानी कि हमें अगर किसी चीज़ की बहुत लालसा है कि हमें ये चीज़ मिले, तो पहले हमारे शास्त्रों में लिखा है उस चीज़ को दान करो। मोस्टली हम लोग क्या चीज़ दान करते हैं, हमारे पास अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है तो उसमें से कोई चीज़ निकाल कर हम दान कर देते हैं। वो दान मान्य नहीं होता। दान वो मान्य होता है जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, हम उस चीज़ का दान करें तो प्रभु उससे खुश होते हैं और वो हमें बहुत मिलता है। तो ये कथन किसने कहा था, ये कथन कहा था जीजी ने लेखक से। क्या है, लेखक का, जीजी का, ऋषि मुनियों का या लेखक के मित्र का। तो सही किसका है, ये कथन जीजी ने कहा था। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 16, काले मेघा पानी दी में बच्चे किसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। वो किस चीज़ के लिए इतनी सारी बच्चे जो हैं नंग दड़ंग होकर लंगोट पहनकर निकले हैं, कीचड़ में एकदम लथपथ हैं।
तो वो क्या है, वर्षा, धूप, आंधी या परीक्षा के फल के लिए। तो किसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं, वो है वर्षा के लिए, ताकि पानी बरसे, इसके लिए वो इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि इंद्र भगवान प्रसन्न हो और बारिश हो। प्रश्न संख्या 17, काले मेघा पानी दे किस विधा की रचना है? कौन सी विधा में लिखा गया? ये तो हमने आपको पहले भी बताया है। क्या है, कहानी, रेखा चित्र, जीवनी या संस्मरण? तो ये क्या कहलाती है, ये है एक संस्मरण, क्योंकि हमारे लेखक के बचपन में जो किशोरावस्था में जो चीज़ घटित हुई थी, जो कि प्रचलित मान्यताओं और खुद उनके मनोविज्ञान के ऊपर डिपेंड थी, तो उन्होंने विज्ञान के ऊपर थी, तो उस चीज़ों को उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो ये एक क्या है, संस्मरण है। प्रश्न संख्या 18 है, धर्मवीर भारती किस साहित्यिक पत्रिका के संपादक थे? अब आ जाइए फिर से लेखक परिचय में, वहां से ये प्रश्न लिया गया है। क्या पूछा गया है, कौन सी साहित्यिक पत्रिका के संपादक थे वे? धर्मयुद्ध, धर्म क्षेत्र, धर्मयुग या धर्म भूमि? तो वो जो साहित्यिक पत्रिका थी वो थी आपकी धर्मयुग, उसका संपादन किया था। प्रश्न संख्या 19, धर्मवीर भारती किसके खिलाफ थे? किस चीजों के खिलाफ रहे वो? अमीरों के, अंधविश्वासों के, शोर मचाने वालों या शहर के? तो इस पाठ को पढ़ के ही हमें ऐसा लगता है कि लेखक धर्मवीर भारती जो है वो अंधविश्वासों के खिलाफ थे। अब अंधविश्वास क्या होता है, देखो मैं बताती हूँ। हम किसी चीज पे विश्वास कर लेते हैं विदाउट एनी रीजन, उसके पीछे के रीजन को जाने हुए। तो यहाँ पर वो चीज़ें अंधविश्वास, जो कभी कभी ये जो अंधविश्वास होता है ये समाज के लिए या लोगों के लिए भी हानिकारक साबित हो जाता है। तो ये इसके वो सख्त खिलाफ थे। जो चीज़ें जो अपना कोई एक तर्क प्रस्तुत ना कर पाए तो वो चीज़ें वो अंधविश्वास की कैटेगरी में डाल देते थे। तो यहाँ सही क्या है, वो किसके ज़्यादा खिलाफ थे, वो थे अंधविश्वास के। प्रश्न संख्या 20 है, भारत सरकार से धर्मवीर भारती को कौन सा सम्मान मिला? उन्हें किस सम्मान से विभूषित किया गया? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या भारत रत्न? तो उन्हें किससे विभूषित किया गया, वो है पद्मश्री। धर्मवीर भारती का देहांत किस वर्ष में हुआ, अर्थात उनका जो मृत्यु का समय है वो कब का रहा? 1996, 1997, 1998 या 1999? तो लेखक धर्मवीर भारती का जो देहांत हुआ है वो है 1997, यानी कि 1997 में उनका देहांत हुआ है। धर्मवीर भारती का जन्म कहाँ हुआ? अब उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, कौन सी ऐसी जगह थी? लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद या वाराणसी? तो उनका जन्म हुआ है इलाहाबाद में। धर्मवीर भारती का जन्म किस वर्ष में हुआ? 1997 में उनकी मृत्यु हुई। तो जन्म कब हुआ उनका? 1923, 1924, 1925 या 1926? तो उनका जो जन्म हुआ है वो है सन 1926, यानी कि 1996 में उनका जन्म हुआ और 1997 में उनकी मृत्यु हो गई। प्रश्न संख्या 24, अरवा चावल कैसा होता है? किस तरह का चावल होता है अरवा चावल? खास तौर से अगर आप नॉर्थ साइड में जाएं तो ये अरवा चावल खाया जाता है। कैसा होता है देखिए, धान को बिना उबाले निकाला गया चावल, धान को कूट कर निकाला गया चावल, धान को उबाल कर निकाला गया चावल या मशीनी चावल? तो कैसा चावल होता है? ये होता है धान को बिना उबाले निकाला गया चावल, यानी कि ऐसा चावल, वैसे तो चावल क्या होता है उबाल के थोड़ा सा नरम हो जाता है तब उस चावल निकाल, लेकिन ये बगैर उबाले निकाला गया चावल होता है, ये थोड़ा सा मोटा होता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 25 है, सतिया किसका चिन्ह होता है? सतिया, हम सभी लोग पूजा पाठ करते समय इस सतिया का निर्माण जरूर करते हैं। ये सतिया क्या होता है? स्वास्तिक का जो चिन्ह बनता है ना उसको सतिया कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सतिया कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या है, स्वास्तिक का चिन्ह होता है। प्रश्न संख्या 26, किलापस्त का अर्थ क्या है? यहाँ पे एक शब्द दिया गया है किलापस्त, इसका अर्थ क्या होता है? किला जीतना, प्रसन्न होना, धन मिलना या हार जाना? तो यहाँ किलापस्त का तात्पर्य होता है
हार जाना, यानी कहीं हम हार जाएं तो कहते हैं अरे किला पस्त हो गया। तो यहाँ पर तात्पर्य ये एक कहावत है, उस पे उसका ये अर्थ होता है। प्रश्न संख्या है 27। हर छठ पर लेखक छोटी रंगीन कुहियों में क्या भरता था? हर छठ जो है वो एक त्योहार होता है, उसमें वो क्या भरकर, उनमें छोटी छोटी कुहियाँ यानी कि मुट्ठियों में क्या भरकर वो लेकर भागकर चले जाते थे? पंजीरी, बूंदी, मिठाई या भुंजा? वो होता था क्या? भुंजा। अब ये भुंजा क्या कहलाता है? जो चीज़ें भूनी जाती है ना, आप लोगों ने देखा होगा इतना बड़ा कढ़ावा चलता है, मिट्टी डाली जाती है और भूंजा जाता है, उसमें लाई है और चावल को उसको पफ राइस जो बनाया जाता है वो है, फिर इसके अलावा मूंगफली भी भूनी जाती है, चना, हरा चना जिसको भून के होला बनता है। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो भूंज के निकाली जाती हैं, उनको भुंजा कहते हैं। तो वो क्या भरते थे? दोनों ऐसे मुट्ठियों में भर के वो भुंजा लेकर भागते थे। प्रश्न संख्या 28 है। जीजी किन महाराज की बात करती है? जीजी यहाँ पर एक महाराज की बात करी है, वो कौन से महाराज, किस महाराज के बारे में बात करी है उन्होंने? गांधी जी, विनोबा जी, शिवाजी या तिलक जी? तो जो महाराज की बात करी है वो है गांधी जी। प्रश्न संख्या 29 है। आजकल हम लोग चटखारे लेकर किस की बातें करते हैं? कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी बातें हम बहुत चटखारे लेकर करते हैं? टॉपिक दिया गया है फिल्मों की, देश की, भ्रष्टाचार की या मौसम की। तो ज़्यादातर लोग जो हैं जिनके बातों का जो टॉपिक रहता है वो रहता है आपका भ्रष्टाचार, कि किस तरीके से करप्शन जो है वो देश में बढ़ रहा है। किसी भी व्यक्ति से बोलो, हर तरह से बोलेगा कि वो भाई यहाँ करप्शन है, वहाँ करप्शन है, वहाँ करप्शन, लेकिन अपने अंदर कभी झांक के नहीं देता क्या उस करप्शन का हिस्सा हम तो नहीं हैं, ये चीज़। तो यहाँ पर जो आजकल सभी लोग बहुत अच्छे से अच्छा एंजॉय करके जो बातें करते हैं वो क्या है? आपकी करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार के बारे में। प्रश्न संख्या 30 है। आज के लोगों का लक्ष्य है, आज के अगर हम सोचें तो आज का लोग बहुत क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल हो गया है, और आजकल के जो प्रैक्टिकल जो लोग होते हैं उनका सबसे पहला ध्येय क्या होता है? स्वार्थ सिद्धि, देश सेवा, त्याग भावना या आत्म बलिदान? तो उनकी सबसे बड़ी जो चीज होती है वो है स्वार्थ सिद्धि। मतलब कुछ भी करो, कोई भी काम करो, उसमें अपना स्वार्थ हम पहले खोजते हैं। हम कोई भी काम में ये नहीं देखते हैं कि किससे दूसरों को लाभ होगा, हम वो काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं जिसमें हमारा खुद का लाभ हो, यानी कि हम उसमें स्वार्थ सिद्धि देखना पहला कार्य समझते। कोई भी काम ले लो, किसी से भी संबंधित हो, तो अपने स्वार्थ को सिद्ध करना हमारा पहला काम हो जाता है। प्रश्न संख्या है 31। जीजी की बातों को कितने वर्षों से अधिक हो चुका है? जब भाई हम ये सारी जो घटना जब घटी थी तो हमारे लेखक उस समय किशोरावस्था में थे, जीजी भी उनके साथ थी, लेकिन जब इन्होंने ये संस्मरण लिखा तब से इस घटना को कितना वर्ष हो चुका था? यानी कि जीजी के साथ ये जो घटना घटी थी इस बात को कितना टाइम हो चुका था? 10 साल, 50 साल, 30 साल या 40 साल? तो इस घटना को बीत चुका था 50 साल, यानी कि आप समझ लीजिए किशोरा अवस्था यानी कि टीन एज जो होती है उस दौरान ये घटना घटी थी। और आज जब वो लेखक इस बात को लिख रहे हैं तो तब से अब तक 50 साल का समय बीत चुका है। प्रश्न संख्या 32 है। जीजी के लड़के ने किस आंदोलन में पुलिस की लाठी खाई थी? अब जीजी के एक लड़का भी था तो पुलिस ने उसको लाठी मार दी थी, तो जो वो कौन सा आंदोलन था? नमक आंदोलन, विदेशी वस्त्र या भूदान या राष्ट्रीय आंदोलन? तो वो आंदोलन था आपका राष्ट्रीय आंदोलन जो घटा था, उसमें उसके सर पर जो है लाठी मार दी गई थी अंग्रेजों द्वारा। प्रश्न संख्या 33 है। ऋषि मुनियों ने किसे ऊंचा स्थान दिया है? किस चीज को उन्होंने सबसे ऊंचा स्थान दिया है? मान, दान, प्राण या आन? तो सबसे ऊंचा जो स्थान मिला है ऋषि मुनियों द्वारा वो है दान का,
कि भाई हमें दान करना है, हम, क्योंकि इससे क्या है ना, हमारे अंदर संभाव की भावना उत्पन्न होती। कैसे? देखिए, हम जितनी भी चीज़ें कमा रहे हैं, हमारे पास आ रही है, उन सारी चीज़ों का उपभोग हम अकेले ना करके जो चीज़ें हैं उसका कुछ पोर्शन हम दान करेंगे। तो दान करने से क्या होता है, हमारे अंदर संभाव की भावना उत्पन्न होती है। हम उपभोग भी कर रहे हैं, दान भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम खाली दान करेंगे तो अहंकार आएगा, हम सिर्फ उपभोग करेंगे तो हमारे अंदर जो है वो उपभोक्तावादी, हर चीज़ का उपभोग कर लेने की एक टेंडेंसी डेवलप हो जाएगी, जो दोनों ही सही नहीं। तो उन्होंने कहा, ऋषि मुनियों ने, कि आपके पास जितना है वो खुद तो उपभोग करिए, लेकिन उतने ही आपको दान भी करना है। तो इसीलिए सबसे सर्वोपरि उन्होंने, ऋषि मुनियों ने, दान को रखा है। प्रश्न संख्या 34 है, जन्माष्टमी पर बचपन में लेखक 8 दिनों तक झांकी सजाकर क्या बांटता था? तो जन्माष्टमी का त्यौहार तो आप सभी लोग जानते हैं कि बाल गोपाल के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो इसमें करीबन उनके जन्म से लेकर आगे उनकी छठी तक का जो समय होता है 8 दिनों का, उस दौरान झांकियाँ सजती हैं, बहुत जगहों पे झांकियाँ सजती हैं। तो हमारे लेखक भी सजाया करते थे। तो जब कोई झांकी देखने आए तो उस समय वो क्या दिया करते थे, यानी कि क्या बांटा करते थे? फल, बताशे, पंजीरी या लड्डू। तो वो क्या बांटते थे? पंजीरी बांटते थे। अब पंजीरी क्या होता है? पंजीरी कई चीज़ों से मिलके बनती है। धनिया को भी आपको भून के पीस के बनाकर उसमें चीनी और मेवे मिलाकर बनाया जा सकता है। आटे को भी भून कर और उसमें पिसी चीनी मिलाकर, मेवे मिलाकर जो है वो पंजीरी बनाई जा सकती है। तो पंजीरी कई तरीके की होती है, ये मेंशन नहीं की गई है क्या किस तरह की पंजीरी, लेकिन ये जरूर मेंशन है कि वो पंजीरी बांटते थे। प्रश्न संख्या 35 है, लेखक को बचपन में किसका सबसे अधिक प्यार मिला? तो यहाँ पर इस पार्ट में जो उनके जिन 2 लोगों के बारे में ज़्यादा बात हुई है वो है लेखक और जीजी। तो लेखक को सबसे ज़्यादा जिसका प्यार मिला वो कौन थी? वो थी जीजी। वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी लेखक को, यानी कि इवन जैसे कि मैंने भी बताया कि कोई भी अच्छा अनुष्ठान कुछ भी हो रहा हो वो हमेशा लेखक के हाथ से ही कराने को ज़्यादा प्रयत्नशील रहती थी। तो यहाँ पर लेखक को बचपन में सबसे अधिक किसका प्यार मिला? वो प्यार था जीजी का। प्रश्न संख्या है 36, क्या लेखक बचपन में किस सभा के उपमंत्री थे? किस सभा के उपमंत्री थे? समाज सुधार, देश निर्माण, नव निर्माण या कुमार सुधार? तो वो कौन सी सभा थी? वो सभा थी आपकी कुमार सुधार सभा के उपमंत्री थे। इसलिए भाई कुमार मतलब क्या हो गया? जो लड़के होते हैं, जो टीन एज में होते हैं, उनके अंदर अगर कोई भी चीज़ गलत सोच या गलत प्रवृत्ति या कुछ भी है तो ऐसी सभा के जरिए उन लड़कों को समझाया जाता था और उन बुरी वासनाओं से उनको बचाकर बाहर लाया जाता था। तो इस सभा के वो उपमंत्री थे क्या नाम है? कुमार सुधार सभा। प्रश्न संख्या है 37, लेखक पर बचपन में किसके संस्कार थे? अब बचपन में किसके संस्कार उनके अंदर ज्यादा थे? राष्ट्रवादी, समाजवादी, आर्य समाजी या मार्क्सवादी? तो वो किस उस पर ज्यादा बंधे हुए थे? वो थे आपके आर्य समाजी। आर्य समाज आप सभी जानते हैं कि जो है पूजा अर्चना के लिए वो किसी भी तरह के आडंबर को ज्यादा मान्यता नहीं देते हैं। तो आर्य समाज में क्या है, आपको सारे अनुष्ठान करने हैं लेकिन किसी तरह का दिखावा या आडंबर नहीं करना होता। तो यहाँ पर जो हमारे लेखक हैं उनकी जो प्रवृत्ति थी वो आर्य समाजी थी। वो आर्य समाज के तरीके से ही सारा कार्य किया करते थे। प्रश्न संख्या है 38, क्या है? इंद्रसेना का यह कार्य लेखक को क्या लगता था? मतलब इंद्रसेना जो ये नंग धड़ंग होकर लंगोट पहने बच्चे जो हैं हर किसी के घर के सामने जाते और पानी मांगते और पूरी तरीके से वो पानी की बर्बादी होती देख रहे थे, तो लेखक का क्या मानना था इसके बारे में? वो क्या है? उचित कार्य है, मतलब जो वो कार्य कर रहे हैं वो सही है, अंधविश्वास है, अनुकरणीय है यानी कि इसको कोई फॉलो नहीं करना चाहेगा, या साहसिक है यानी बहादुरी काम है। तो इंद्रसेना का यह कार्य लेखक को जो है वो अंधविश्वास लगता था कि ऐसा जो कर रहे हैं
हैं, ये एक तरीके से अंधविश्वास, ऐसा विश्वास जिसका कोई भी तर्क आप साबित नहीं कर सकते। आप एक तरीके से, अगर हम सही बात है, अब हमको, मेरे पास पानी नहीं है, मान लीजिए 1 बॉटल पानी है और हम ट्रैवल पे निकले हुए हैं, कहीं आसपास एकदम वीरान है, पानी नहीं है, तो अब उस पानी को हम किसी को नहलाने के लिए तो इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, लॉजिक है, हम नहीं नहलाएंगे। लेकिन वहाँ क्या था, इतना सूखा पड़ा था, लोग बड़ी मुश्किल से पानी दूर दूर से भर के ला रहे थे, इकट्ठा करके रख रहे थे पानी पीने के लिए, और ये जो इंद्रसेना है इस पे ये लोग पानी वो फेंक दें, इतने इतने कीमती पानी को। तो इस तरीके का विश्वास तो अंधविश्वास ये जिसके पीछे कोई तर्क नहीं है। तो यहाँ पर इसको लेखक क्या मानते थे, अंधविश्वास। प्रश्न संख्या 39 है, इंद्रसेना किस से लथपथ होकर निकलती थी? किससे लथपथ होकर निकलती थी? पसीने से, पानी से, दूध से या कीचड़ से? अब उनके ऊपर डाला जा रहा है खूब सारा पानी, पानी से जब वो नहा ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, अब गर्मी तो इतनी है तो वो पानी तो थोड़ी देर में ही सूख जा रहा है, क्या हो रहा है, थोड़ी देर में सूख जा रहा है, फिर वो पसीने से नहा जाते हैं, मिट्टी से नहा जाते हैं। तो इसको लेकर पाठ में कई चीज़ें मेंशन है, पानी से भी है, पसीने से भी है और कीचड़ से भी है, कई चीज़ें इसमें दी गई हैं। प्रश्न संख्या 40 है, जहां जुताई होनी थी वहां खेतों की मिट्टी सूख कर क्या हो गई थी? अब जहां खेत में जहां जुताई होनी थी, अब वहां पर पानी नहीं पड़ रहा। अब आषाढ़ महीने का मौसम क्या होता है, पानी बरसेगा तो पानी खेतों में पड़ेगा, तो फिर जैसे मिट्टी जो है नरम हो जाएगी और जुताई का मतलब है कि उन पर हल चलाना शुरू हो जाएगा ताकि मिट्टी को नरम किया जा सके रुपाई के लिए। तो जुताई के लिए की जानी थी, तब वहाँ पानी तो बरसा नहीं, तो क्या हुआ, वह कैसी के मिट्टी हो गई थी, वो एकदम सूख कर पत्थर जैसी हो गई थी। तो कैसी होती, राख, रेत, पत्थर या कोयला। तो जहाँ जुताई होनी थी वहाँ खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर जैसी हो गई थी। प्रश्न संख्या 41 है, क्या है, गगरी फूटी कौन पियासा? अब क्या था, पानी दे गुड़धानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा। क्या था, बोला था, गगरी फूटी बैल पियासा। कौन पियासा, बैल। प्रश्न संख्या 42 है, क्या दिया, अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की टोली से चिढ़ने वाले लोग उन्हें क्या कहते थे? सबसे पहले समझिए, अनावृष्टि, अनावृष्टि मतलब होता है जब पानी ना बरसे, अतिवृष्टि यानी कि बहुत ज़्यादा पानी बरसे, वृष्टि का मतलब वर्षा होता है। अब जब वर्षा कम हुई तो अब सभी बच्चे जो इंद्रसेना के लिए निकले पानी मांग रहे थे, तो बहुत सारे लोग जो हैं इस तरीके के कृत्य को गलत भी समझते थे और चिढ़ते थे इस जो इंद्रसेना निकलती थी। तो उन लोगों ने उस इंद्रसेना को नाम क्या दिया था? क्या नाम दिया था? ऑप्शन देखिए, मेढक मंडली, चिंपू मंडली, शरारती ई महली या बैल टोली। तो क्या नाम दिया था? वो नाम दिया था मेढक मंडली। क्या नाम था? मेढक मंडली नाम देते थे। जैसे मेढक पानी में रहता है, टर टर कर उछलता है, वैसे ये लोग भी पानी में पड़ते ही वैसे ही उछलना, कूदना, शोर मचाना करते थे, इसलिए उसका नाम इन लोगों ने मेढक मंडली रख दिया था। प्रश्न संख्या 43 है, काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक कौन हैं? किसने इस पाठ को लिखा है? मैंने आपको इस पूरे वीडियो के शुरू में भी बताया था। धर्मवीर भारती, फटीश्वर नाथ रेणु, जैनेन्द्र कुमार या महादेवी वर्मा। शुरू करते हैं। हमारा जो पहला अध्याय है भक्तिन, वो लिखा है महादेवी वर्मा ने। दूसरा अध्याय हमारे पास में जो है वो कौन सा, बाजार दर्शन, जिसे लिखा है जैनेन्द्र कुमार ने। और हमारा जो चौथा चैप्टर है पहलवान की ढोलक, वो लिखा है फटीश्वर नाथ रेणु ने। और ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं काले मेघा पानी दे, इसके राइटर हैं धर्मवीर भारती। तो नाम याद रखना बहुत जरूरी है, याद रखिए। प्रश्न संख्या 44 है, तकनीकी विकास के दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। यानी कि हमारी, क्यों ऐसा है अर्थव्यवस्था? क्योंकि हमारे यहाँ जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। किसी भी देश में जो क्या कहते हैं व्यवसाय सबसे ज़्यादा तौर पर किया जाता है, भारत की अर्थव्यवस्था उसी पर टिक जाती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अर्थव्यवस्था टिकी है भारत की, वो कृषि पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों का जो काम है वो कृषि है। अब आज तकनीकी दौर चल रहा है, इसमें भी अब हम क्या करते हैं, हमारा मेन व्यवसाय है पूरे भारत का, वो मोस्टली वर्षा पर ही टिका हुआ है। आज जब हम तकनीकी युग में प्रवेश कर चुके हैं, तब भी
कृषि समाज में आषाढ़ का चढ़ना उसमें उल्लास का संचार कर देता है, ऐसा क्यों? सार्थक उत्तर का चुनाव कीजिए। मतलब अब हमारा जो खेती है वो किस पे टिकी है? वर्षा पर। अब ये आपको बताना है कि कृषि के इस दौर, जब कृषि के जो क्षेत्र में लोग हैं, जब आषाढ़ का महीना चढ़ता है तो वो सभी लोग बहुत ही उल्लासित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा क्यों? आपको सही ऑप्शन करना है। ग्रीष्म की व्याकुलता के कारण आषाढ़ से पहले जो है महीना होता है जो, वो बहुत ही ज़्यादा गर्मी का होता है। इस महीने में ही कृषि कार्य प्रारंभ होते हैं, इसलिए इस महीने में अधिकतर वर्षा होती है, इसलिए इस महीने में किसान प्रसन्नचित्त होते हैं। तो आषाढ़ में उल्लास का संचार कर देता है, क्यों? क्योंकि इसी महीने में कृषि कार्य प्रारंभ होता है, क्योंकि इससे पहले जो प्रचंड गर्मी होती है उसमें किसी भी तरह की जुताई बुताई नहीं करी जाती है, खेत पूरी तरीके से सूख चुके होते हैं। आषाढ़ महीने लगते ही वर्षा शुरू हो जाती है और खेतों की मिट्टी नरम पड़ने से उसमें जो है जुताई, रुपाई, इन सारे सिंचाई, ये सारे कार्य शुरू हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 45 है, काले मेघा पानी दे पाठ में वर्णित इंद्रसेना आज के युवा वर्ग के लिए किस तरह के कार्य की संभावना प्रबल करती है? हमने इस पूरे पाठ में ये देखा कि इंद्रसेना के जो बच्चे हैं वो बहुत कई सारे बच्चे इकट्ठा होकर एक काम को अंजाम दे रहे हैं और वो काम बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है, भले ही वो पानी मांगने, उछल कूद करने का कार्य कर रहे हैं। तो इन सभी को देखकर आज की युवा पीढ़ी क्या प्रेरणा ले सकती है? इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है। तो जाहिर सी बात है, सामूहिकता की भावना हम सीख सकते हैं कि हम समूह में रहकर, एकत्र होकर किस तरीके से काम कर सकते हैं। देखिए क्या है, यह केवल अंधविश्वास को बढ़ावा देगी, आज के वैज्ञानिक युग में संभव नहीं है। सामूहिक रचनात्मक कार्य कर सकते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। तो इसमें जो सही है वो है सामूहिक रचनात्मक कार्य कर सकते हैं, यानी कि हम एक साथ ग्रुप में आकर कोई नया कार्य कर सकते हैं, कोई एक नई रचना कर सकते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हमारे पास में क्या आ रहा है? वो है सामूहिक रचनात्मक कार्य। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 46 में, देश से भ्रष्टाचार कैसे समाप्त हो सकता है? अब यहाँ पर लेखक ने ये संस्मरण लिखा तो है, लेकिन पाठ के एंड में आते आते उन्होंने इसे भ्रष्टाचार में, आजकल समाज में जिस तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त है उसकी तरफ भी मोड़ा है इस पूरी कहानी को। तो उसी से संबंधित ये प्रश्न है कि देश से भ्रष्टाचार कैसे समाप्त हो सकता है? पहला है सबको रोजगार मिल जाने पर, देश से गरीबी मिट जाने पर, समाज और सरकार में दृढ़ इच्छा शक्ति जागृत हो जाने पर, या आंदोलन करने पर। तो समाज में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, अगर उसको हम दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए समाज और सरकार में दृढ़ इच्छा शक्ति जागृत होनी होगी। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं या गैर सरकारी हैं, उनको अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति लगनी होगी कि किसी तरीके से हमें अपनी ऊपरी कमाई नहीं करनी है, तब कहीं जाकर ये भ्रष्टाचार समाप्त हो पाएगा। प्रश्न संख्या 47 है, आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? आपके विचार से यह स्थिति कब बदल सकती है? यानी कि ये जो भ्रष्टाचार की जो स्थितियां हैं, ये किस स्थिति में कब बदलेगी? तो क्या है, हमारी अपनी भलाई करते रहने से होगा, हमारे मन में विचार कर लेने से होगा, सबको रोजगार मिल जाने से होगा, लोगों के स्वार्थ और भ्रष्टाचार से दूरी बना लेने से होगा। तो ये स्थिति तब बदलेगी जब सभी लोग अपने स्वार्थ और भ्रष्टाचार से दूरी बना लेंगे, तभी ये जो समाज में भ्रष्टाचार फैला है, इस स्थिति से हटकर हम कहीं बाहर निकल पाएंगे। प्रश्न संख्या 48 है, भ्रष्टाचार की चर्चा करते समय क्या आवश्यक है? जब हम सभी लोग भ्रष्टाचार आपस में, जो कहते हैं ना, आजकल का हॉट टॉपिक है करप्शन के ऊपर डिस्कशन, तो जब हम ये डिस्कशन करते हैं तो उसमें हमें किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए? क्या चीज़ें हैं जो हमें आवश्यक हैं? हमें अपना कार्य करते रहना चाहिए, हमें अपनी भलाई की बात सोचना चाहिए, हम स्वयं उसमें लिप्त तो नहीं हैं, हम भ्रष्टाचार से दूर रहें। तो जब भी हम करप्शन से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन का पार्ट बन रहे हैं तो हमें ये देखना है कि हम स्वयं तो किसी तरीके के करप्शन में नहीं फंसे हुए, या हमारे द्वारा कोई करप्शन तो नहीं हो रहा है, किसी तरह का भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है। ये चीज़ों पर ध्यान देना पहले ज़रूरी है। तो सही आपका थर्ड है, हम स्वयं उसमें लिप्त तो नहीं हैं।
प्रश्न संख्या 49 है, गगरी तथा बैल के उल्लेख से लेखक क्या कहना चाहता है? तो क्या था उसमें, काले मेघा पानी दे गुड़ धानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा। तो यहाँ गगरी और बैल के माध्यम से लेखक ने क्या उल्लेख करना चाहा है? देश के संसाधनों का भरपूर उपयोग हो रहा है, देश में अपार संसाधन है पर जनता की जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, गगरी भर नहीं पा रही है, बैल प्यासे रह जाते हैं, देश में सबको सुविधाएं मिल रही हैं। तो यहाँ पर जो इस गगरी और बैल के माध्यम से उन्होंने हमें समझाने का प्रयत्न किया है कि देश में अपार संसाधन है, यानी कि सब इस देश की जितनी भी जनता है सभी के लिए संसाधन बहुत है, लेकिन पर इनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार आ जाता है बीच में। जैसे मान लीजिए कि बहुत बिलो पॉवर्टी जो लोग होते हैं वो लोग झोपड़पट्टियों में रहते हैं। अब झोपड़पट्टियों से निकालने के लिए क्या होता है, उनके लिए घर बना दिए जाते हैं, ठीक है। बीडीए कॉम्प्लेक्स आप लोग सुनते होंगे, तो बना देती है भारत सरकार उनके लिए कि आप झोपड़पट्टी छोड़कर सही साफ सुथरी और अच्छी जगह में रहिए जाकर। अब लेकिन क्या होता है कि मान लीजिए कि उसने 1000 घर बनाए ताकि 1000 झोपड़पट्टियां खाली हो जाएं, लेकिन इसकी अथॉरिटी जिन ऑफिसर्स को मिलती है वो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। वो इन सारे फ्लैट्स मान लीजिए 1000 बनाए गए, वो 1000 में से सिर्फ 100 लोग झोपड़पट्टी के ही उनको ही अलॉटमेंट हो पाता है, और बाकी लोग क्या होते हैं, बाकी फ्लैट्स को वो नॉन बेच देते हैं ऐसे मार्केट में जो बिलो पॉवर्टी से ऊपर होते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, भ्रष्टाचार, जिनको जरूरत थी उन तक वो संसाधन नहीं पहुंच पाते हैं। प्रश्न संख्या 50 है, लेखक के मन को किस तरह की बातें कचोटती हैं? ऐसी कौन सी बातें हैं जो उनके मन को बहुत ही ज्यादा परेशान करती हैं? त्याग और कर्तव्य ना कर स्वार्थ की बातें करना, देश के लिए बलिदान करना, देश की भलाई के लिए कार्य करना, अपने कर्तव्य का पालन करना। तो जो बात उन्हें सबसे ज्यादा कचोटती है वो है त्याग और कर्तव्य ना कर स्वार्थ की बातें करना। मतलब हम सिर्फ अपने स्वार्थ, हमें क्या चाहिए, हम ये सारी चीजें तो बताते हैं, लेकिन हमारे क्या कर्तव्य हैं या हमारा क्या त्याग है, हम इस बारे में किसी तरह की कोई बात नहीं करते और ना ही अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। तो ये बात सबसे गलत है। अगर हम कुछ अधिकारों की बात कर रहे हैं तो उसी जगह हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं जिन्हें हमें करना चाहिए। तो ये रहा हमारा पूरा पार्ट जहां पर हमने इस पूरे चैप्टर को खत्म किया। आई थिंक आपका एक अच्छी तरीके से इस पूरे चैप्टर का रिवीजन हो चुका होगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम इसी तरह का कुछ और एक नया वीडियो लेकर आएंगे ताकि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।